हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मैसूर वार के बारे में। और ये वहीं से कंटिन्यूशन है जहाँ डे 1 ख़त्म हुआ था। डे 1 तक लास्ट हम लोग ये पढ़े थे, पंजाब के बारे में पढ़े थे, पंजाब के एनेक्सेशन के बारे में पढ़े थे। और यहाँ कंप्लीट होने के बाद अब वहीं से कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं कि मैसूर के बारे में यहाँ से है। तो ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और अभी हम लोग जो वो पढ़ रहे हैं वो है दृष्टि इंडियन हिस्ट्री। तो ये मैसूर वार के बारे में है। ये पहला एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद करना है। इसका याद करने का ट्रिक है कि 69 ये नंबर हमेशा याद रहता है लोगों को, तो इसलिए 1769 है, तो 69 ये याद रहेगा, ठीक है। और इसमें हैदर अली और ब्रिटिशर के बीच में हुआ था और इसमें हैदर अली जीत गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि हैदर अली इसमें जीता था। तो फिर उसके बाद ये द ब्रिटिश गवर्नर उस समय वर्लेस्ट था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार देख सकते हैं कि वर्लेस्ट है। ये वी से स्टार्ट होता है, तो वी फॉर विक्ट्री, हैदर अली का विक्ट्री हो गया था, तब वी से याद कर सकते हैं एज ए ट्रिक। और फिर ये वार जब एंड हुआ था तो एक ट्रीटी साइन किया गया था, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि जो पहला एंग्लो मैसूर वार हुआ था उसमें कौन जीता था? हैदर अली। और ये कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था? ट्रीटी ऑफ मद्रास। और ईयर पूछता है तो 1769, ये याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में ये कब हुआ था? ये 1780 से 84 के बीच में ये चला था। ये 2 साल चला था। और ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 2 साल चला था और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 4 साल चला था, ठीक है। तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईयर, जैसे बोला था, जैसे कि याद करने का ट्रिक ये 1769 था पहला वाला, तो 1769 है, तो एक अराउंड 1770 का हमको फील दिला देता है। तो उसमें 10 साल ऐड कर देंगे, लमसम तो 70-80 हो जाता है। एग्जैक्टली हो रहा है हम लोग का 11 साल ऐड, लेकिन ऑन अप्रॉक्स 1780 निकल जाता है अगर 10 साल ऐड करता है। तो इस तरीके से याद करता था कि 10 साल ऐड कर देना तो 70-80 निकल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ था कि हैदर अली इसमें मौजूद था और इसमें क्या हुआ था कि हैदर अली का भी इसमें जीत हुआ था। और इसमें फिर ये क्या हुआ था कि फिर इसमें भी वही है, आरकोट को ऑक्यूपाई किया गया था ब्रिटिश को डिफीट करते हुए, ठीक है। यहाँ फिर यह ब्रिटिश डिफीट हो गए थे। तो यहाँ जब हैदर अली रहा तब ब्रिटिश डिफीट ही हुए, ठीक है। और यहाँ पे फिर टीपू भी इस वार में इन्वॉल्व था। टीपू इसी के हैदर अली के ही बेटे थे। तो फिर ये हेक्टर मुनरो का आर्मी को भी डिफीट किए थे ये पे। फिर ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसे किसके बीच में हुआ, पोर्टो नोवो, बोलियर, सोलिंगर, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लेकिन फाइनली 1782 में जो है ना हैदर अली का डेथ हो गया था। 1780 में स्टार्ट हुआ था, 1782 में हैदर अली का डेथ हुआ। फिर 84 में क्या हुआ, ये वार चलते रहा। जब हैदर अली का डेथ हुआ तो फिर इनके जो बेटे हैं टीपू, वो इसी वार को कंटिन्यू करते रहे। और फाइनली जो है 84 में एक ट्रीटी साइन हुआ टीपू और ब्रिटिश के बीच में। तो ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के नाम से जाना जाता है। और फाइनली जो है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का एंड हो जाता है, ठीक। अब आते हैं कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार है। थर्ड एंग्लो मैसूर, जैसे ही बोले कि ये 10 साल इसमें ऐड किए तो फिर इसमें 10 साल ऐड किया गया। 10 साल ऐड किए तो अब इसमें क्या हुआ, 1769 70 अराउंड मान के चलिए, 1770 फिर 80, फिर यहाँ 10 हो गया 90। तो ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार, तो ये हो गया थर्ड एंग्लो मैसूर वार। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है, 1790 से लेकर 92 के बीच में होता है। तो इसमें ये सवाल पूछता है कि इस समय ये कौन सा गवर्नर था? तो ये कॉर्नवालिस इंपॉर्टेंट है कि उस समय कॉर्नवालिस था। सब ऐसा सबको याद ही रहता है। कॉर्नवालिस 1793 का इसका फेमस पॉलिसी रहता है, जो हम लोग का लैंड रेवेन्यू सिस्टम से परमानेंट सेटलमेंट। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो ये कॉर्नवालिस का दिमाग लगाया कि मराठा को भी अपने साथ ले लिया और निज़ाम को भी, हैदराबाद ऑफ निज़ाम को भी अपने साथ ले लिया। और अब इस दोनों को मिला करके, इंक्लूड करके टीपू से लड़ाई किया। अब ये इसके लिए क्यों, अब ऐसा क्यों दिमाग लगाया कि वो मराठा और निज़ाम से क्यों खड़े? क्योंकि जो टीपू जो रूल कर रहा था वो कर्नाटक को रूल करता था। कर्नाटक के बगल में महाराष्ट्र और हैदराबाद, तेलंगाना वाला रीजन आता है। और ये सोचा कि अगर हम इसके आसपास के लोगों को एक अपने खेमे में कर लेते हैं और उसके साथ अगर हम टीपू से लड़ते हैं तो हम और मजबूत हो जाएंगे। तो और प्लस इस दोनों को ये फ़ायदा होगा कि अगर टीपू कमज़ोर हो जाता तो ये मराठा और जो ये निज़ाम है, ये दोनों का पोजीशन मजबूत हो जाता है। तो इसलिए इस लोग को अपने साथ पार्टी में इन्वॉल्व करते हुए और फिर टीपू के खिलाफ लड़े। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये कौन से ईयर में हुआ था, 1790s में,
10 साल ऐड करके यही बोल दिया। फिर कॉर्नवालिस है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन सा था, मराठा, निजाम एक साथ था, फिर टीपू के मिल के लड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम कौन से मैसूर वार में हुआ था, तो ये थर्ड एंग्लो मैसूर हुआ था। और यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रिटिश एंड देयर कलीग गॉट हाफ ऑफ द टीपू स्टेट, वही है, इसमें टीपू का आधा आज ब्रिटिश लोग अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। और फिर ये जो वार का जितना भी खर्च था ना, ये होता है क्या कि जब दो पार्टी में वार होता है ना, तो जो भी पार्टी जीतती है वो उसका जो भी इस वार में खर्च किया है वो जो हारने वाले पार्टी को बेयर करना पड़ता है। तो वही ये क्या क्या अपना जो वार का खर्च है वो 3 करोड़ रुपए जो है टीपू के टीपू से ही उठाया गया। तो ये था। अब यहाँ पे और दिया, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम में कब हुआ था, 1792 में साइन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1792 में 90 में वार हुआ था, 2 साल चला, फिर ये ट्रीटी साइन हुआ था श्रीरंगापट्टनम में। तो ये किसके बीच में, टीपू और कॉर्नवालिस पहले ही हुआ थी, और फिर ये मैसूर वार का इसमें थर्ड एंग्लो मैसूर का एंड हुआ था। अब आता है फोर्थ में एंग्लो मैसूर वार, ये इसमें ये कब हुआ था, फिर 10 साल ऐड कर दीजिए लमसम, देखिए है ना, 1790 फिर 10 साल किए तो 1800 हो गया, तो ये 1799। अब 69 से स्टार्ट किए थे, अब 1799 पहुँच गए, देखिए 10 साल ऐड करते करते टोटल 40 साल हो गया होगा, तो ये हो गया। तो 1799 इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये फोर्थ एंग्लो मैसूर हुआ था। इसमें क्या हुआ था, फाइनली टीपू का डेथ हो चुका था। और इसमें क्या हुआ था, फिर ब्रिटिश आर्मी जो है फिर ये इसको फिर ले ली थी, इसको लीड कौन की थी, वेलेस्ली और स्टुअर्ट को। और जैसे ही टीपू का जैसे डेथ होता है तो फिर इसके बाद इसका ये किसको इसको होल्ड रखता है, फिर ये वुडियर डायनेस्टी को श्री कृष्ण राज आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए ब्रिटिश डिस्टेब्लिश वुडियर डायनेस्टी, जो कृष्ण जिसका बच्चे का नाम था कृष्ण राज, ठीक है, वो इसको यहाँ पे पावर में बैठा देती है, जीत जाती है, और वहाँ के लोकल डायनेस्टी को वहाँ पे इसको रख देती है पावर में। ये है मैसूर का, ये इसके साथ इसका मैसूर का ही इसको मिल जाता है सीट। और ये क्या होता है, ये कनाडा, कोयम्बटूर जो भी तमिलनाडु में है, ये श्रीरंगापट्टनम सबको जो है ब्रिटिश के कॉलोनियल स्टेट के अंदर में आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो फोर्थ एंग्लो मैसूर हुआ जिसमें कि टीपू का डेथ हुआ, तो ये कौन सी ईयर में हुआ था, 1799 में हुआ था। और इसी समय जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट जो वर्ल्ड लेवल में बहुत एक उभर के इमेज आता है, जब वो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज़ हम लोग देख लेंगे। तो ये हो गया। और इसमें किसको बैठाया, वुडियर डायनेस्टी को बैठाया। तो इसमें इसका नाम क्या था, कृष्ण राज, ठीक है। और इसमें किस किस को एरिया को और साथ में असिमिलेट किया, कनाडा हो गया, कोयम्बटूर हो गया, श्रीरंगापट्टनम हो गया, ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया। तो अब इसको हम ये कैसे याद करेंगे कि भाई कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में कौन सा हुआ था, ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे कि हम इंडिया का मैप बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आता है मान के चलिए मद्रास, फिर यहाँ पे आता है मैंगलोर, फिर उसके बाद आता है कौन सा, एक और साइन हुआ था ट्रीटी, श्रीरंगापट्टनम, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे ये मद्रास हो गया, ये मैंगलोर हो गया, और ये श्रीरंगापट्टनम हो गया। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, MMS करके, मल्टीमीडिया मैसेज करके। तो M फॉर मद्रास हो गया, M फॉर मैंगलोर हो गया, S फॉर श्रीरंगापट्टनम हो गया। ये पहला ट्रीटी हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया। हमको ये 69 याद है, इसमें 10 ऐड करेंगे 79, ये इसमें 10 ऐड करेंगे 89। और फोर्थ वाला में क्या था, कोई ट्रीटी साइन होता ही नहीं है, क्योंकि फोर्थ वाला में टीपू पूरी तरीके से हार जाता है। और प्लस इसमें क्या हो जाता है कि वुडियर डायनेस्टी को और कृष्ण राज को बैठा दिया जाता है, और उसमें मैसूर को ये दिया जाता है, ठीक है, पावर में आ जाता है, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से हम ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। 69 नॉर्मली सबको ये नंबर याद रहता है, और इसमें 10 ऐड के 79, फिर 10 ऐड के 89, फिर 10 ऐड के ये 99। तो 69 में हो गया कि ये ऐसे याद करेंगे, जैसे मद्रास यहाँ से स्टार्ट होता है तो ऐसे हम लोग जाएंगे, ठीक है, मद्रास से स्टार्ट जाएंगे, गोल्डन क्वाड्रेंट में मद्रास आता है ना, तो यहाँ पे मद्रास हुआ, फिर मद्रास से फिर मैंगलोर, फिर आता है श्रीरंगापट्टनम, MMS हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर ये ट्रिक होगा तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। इस ऐसे याद करने से क्या होता है कि जब ऑप्शन आता है उसको एलिमिनेट करने के लिए कहीं पे डाउट होता है तो वो चीज़ क्लियर आउट हो जाता है। तो इसमें सबसे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ पे है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार में कौन था। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में ये कॉर्नवालिस था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पहले ही बता दिया कि इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये कॉर्नवालिस था।
और ऐसे भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1789 है तो 1990 में उस समय कौन था गवर्नर, तो हम लोग को ऐसे भी याद ही रहता है कि कॉर्नवालिस था, उस तरह लॉजिक से भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये मैसूरवाड़ी पूछता है अधिकतर जगह पे, तो इसीलिए ये चीज़ हम लोग को ये याद रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे दिया है नेक्स्ट टॉपिक गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि दिया है कि ब्रिटिश पॉलिसी क्या था प्रिंसली स्टेट के रिगार्डिंग। तब इसमें है कि अगर हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलते हैं तो 1740 से 1765 के बीच में ये लोग किस पॉलिसी से आगे बढ़ रहा था। इसमें कंपनी इस समय स्ट्रगल कर रहा था, तो उसमें जब कंपनी खुद अपना आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करता है तो उस समय इंडियन स्टेट को इक्वलिटी के हिसाब से लेके चल रहा था कि हम लोग दोनों एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, अब जैसे ही कंपनी अपना पोजीशन यहाँ होल्ड कर लेती है इंडिया में और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेती है, तो अब यहाँ अपना डोमिनेंसी स्टार्ट करना शुरू कर देती है। तो ये 1740 से 1765 तक हम लोग के बीच में ये रहा इक्वलिटी वाला। अब आते 1765 से 1813 के बीच में क्या था, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस हो गया। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस होता क्या है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे जैसे ये इंडिया है, तो अगर यहाँ ब्रिटिश रूल कर रही है इतने से इतने एरिया के बीच में, तो अब ये क्या करेगी ना कि जो बॉर्डर इलाका है जहाँ से लगता है कि ना कि इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है या हमेशा जो है एक्सटर्नल फोर्स वार हो सकती है, तो वहाँ पे ये क्या करेगी, रूल नहीं करती है ब्रिटिश। वहाँ पे क्या करती है, इंडियन स्टेट को छोड़ देती थी। ठीक है, कि वहाँ पे क्योंकि इसमें प्रोटेक्ट करना पड़ता था बाहरी आक्रमण से, तो इसमें बहुत सारा खर्च होता था, एनर्जी ज़्यादा था उतना, तो इससे क्या करते थे जो ब्रिटिश तरह से बोले थे यहाँ पे दिमाग ही नहीं लगाते थे कि अभी हमको सिर्फ बिजनेस करना है, तो मेन इंटरनल एरिया पे फोकस किया जाए और जो जहाँ पे प्रोटेक्शन का काम आता है वहाँ पे इसको लोग को इंडियन स्टेट को दे दिया जाए। तो यहाँ पे क्या करती थी, प्रिंसिपल स्टेट को यहाँ पे रखती थी और बीच में अपना जहाँ पे वनरेबल नहीं है, जहाँ पे पीसफुल तरीके से अपना यहाँ पे काम करती थी, तो यहाँ पे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस रखी हुई थी कि पहले आक्रमण किया जाए तो इंडियन प्रिंसिपल स्टेट पर आक्रमण किया जाएगा। अगर इंडियन प्रिंसिपल स्टेट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश भी प्रोटेक्ट हो जाती थी। सपोज करिए कि अब इंडियन प्रिंसिपल स्टेट जो है अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो इसको क्या मिलता था, इसको समय मिल जाता था अपने आप को मजबूत करने के लिए। फिर जब अगर ये वनरेबल सिचुएशन में रहती तो फिर ये आती थी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती थी। तो ये हो गया पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। अब ये कब से कब तक था, 1765 से लेकर के 1813 तक है। ठीक है, 1813 तक ये चला। फिर 1813 से लेकर 1857 तक सब पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन था। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा था कि जो अब ये ब्रिटिशर सब इतने मजबूत हो गए थे, तो अब उसको मतलब एक तरीके से अब इसको इंडियन प्रिंसिपल स्टेट को जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट चल रहा था। अब ये उसको डोमिनेट करते थे, अगर और कोशिश करते थे कि किस तरीके से जो है इंडियन प्रिंसिपल स्टेट को दूसरे इंडियन प्रिंसिपल स्टेट से जो है अलग कर सके। ये इस तरीके का दिमाग ये इन्वॉल्व करे थे। 1857 तक में ये कर रहा था। और 1857 में हम लोग जान रहे थे कि इस समय जो है हम लोग का पहला वार इंडिपेंडेंस का हुआ था। तो ये तो बहुत फेमस ही वार था, इसके बारे में तो बहुत कुछ पढ़ना है, इसका रीजन क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसमें कौन कौन सा यहाँ स्टेक होल्डर इन्वॉल्व थे। तो खैर अब उसके में डिटेल में भी जाते नहीं हैं, अभी हम लोग को फैक्चुअल के हिसाब से करना है। तो ये 1857 तक में था। और फिर उसके बाद 1850 जब यहाँ पे 1857 जैसा इतना बड़ा वार हुआ, ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हुआ, इसमें एक तरीके से समझ लिया कि इंडियन स्टेट को ना इन्फीरियर बना दिया था, एकदम इन्फीरियर, और खुद सुपीरियर की तरह कि हम लोग यहाँ रूल करने के लिए वो कर रहा था। तो इतना ज़्यादा हार्श हो गया, इस दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया था कि फाइनली 1857 का वार हुआ। अब जब 1857 का वार हो गया, अब उसके बाद फिर 1858 में फिर ये जो है कि डायरेक्ट ब्रिटिश रूल करने लगी, रादर देन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी पहले। तो अब क्या होता कि अब यूनियन, अब ऐसा पॉलिसी लगाया गया था कि ठीक है, एज ए ब्रिटिशर जो है अब जो क्या एज ए यूनियन की तरह काम करेगी, और जो इंडियन प्रिंसिपल स्टेट है, अब जैसे कि आज के समय हम जो देख रहे हैं कि यूनियन है और एक जो स्टेट होती है, तो यूनियन को ज़्यादा पावर मिलती है। तो उसी तरीके से जो वो क्या करने लगी, 1858 को जो है एक्ट लाई। अब उसमें क्या बोलने लगी, जो ब्रिटिश सरकार है अब वो एज ए यूनियन की तरह काम करेगी, और जो इंडिया है वो एज ए स्टेट की तरह काम करेगी। तो यहाँ पे उस तरह की पॉलिसी लेके ये कब तक चला, 1935 तक लेके चला। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
1935 तक ये चला। अब उसके बाद ये 1935 से लेके है अब इक्वल फेडरेशन की ओर पे चला। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो यूनियन है और जो सेंटर है उसको जो है ना, यूनियन और ये स्टेट दोनों को अब इक्वल पावर देने का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1935। तो ये मोस्टली एक जो ओवरव्यू की तरह आप याद रख सकते हैं कि कब से कब के बीच में, अगर मेंस आंसर राइटिंग में भी ये अधिकतर जो है मेंस आंसर राइटिंग में यूज होगा। ये अधिकतर प्रीलिम्स में उतना ज़्यादा कम यूज़ होता है, लेकिन हाँ मेंस आंसर राइटिंग में हो सकता है कुछ, जैसे कि ये पॉलिसी है, जैसे रिंग फेंस पॉलिसी कब से कब के बीच में है, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन या और सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी, ये सब कब, ये ईयर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। खासकर ये रिंग फेंस पॉलिसी 1765 से लेके 1813 तक ये तक चला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में। अब यहाँ पे कुछ कुछ जो है ये गवर्नर का नाम दिया है, हालांकि मेरे नोट्स में हर एक मतलब कि जो जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नर है और उसका और भी काम है उसमें ऐड है, लेकिन अभी हम ये कर रहे हैं क्योंकि दृष्टि कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग जो है कि इसके हिसाब से चल रहा है अभी क्या क्या है। तो वेरेन हास्टिंग क्या है, ये क्या हुआ था कि यहाँ पे ये दिया नहीं है कि वेरेन हास्टिंग कब से कब है। यहाँ पे भी देखिए कॉर्नवालिस में भी नहीं दिया, तो सही से ये फैक्ट उतने अच्छे से दिया नहीं यहाँ पे। तो वेरेन हास्टिंग ये 1770, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 1773 से ये था, 1773 से लेके 1783 तक शायद, कि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है 83 था कि नहीं, देखना पड़ेगा अभी मुझे, ठीक है। यहाँ पे 1773 से स्टार्ट हुआ था इनका। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि डुअल गवर्नमेंट रूल यहाँ पे जो है वेरेन हास्टिंग एंड कर दिए थे यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट। अब इसके पहले हम लोग देखे थे ना कि वेरेन हास्टिंग के पहले ये क्लाइव भी था, फिर उसके बाद फिर उसमें जैसे कि दीवानी राइट मिला था अलग से किसी को, और फौजदारी राइट मिला हुआ था। तो जैसे कि दीवानी राइट जो है ब्रिटिशर्स देखेगी, फौजदारी जो है मुगल एम्पायर देखेगी, या वहाँ के जो लोकल प्रिंस को बैठा दिया जाता था। तो ये हो गया। तो उसको ख़त्म करते हुए यहाँ पे ये इसी डुअल गवर्नमेंट रूल को ख़त्म की थी बंगाल में वेरेन हास्टिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि इसमें फिर ट्रांसफ़र ऑफ स्टेट ट्रेजरी हुआ था। मुर्शिदाबाद जो पहले कैपिटल था उसको जो है कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया था। मुर्शिदाबाद कौन क्या था, मुर्शिद कुली खान जो है, कुली खान, वो इसको कैपिटल बनाया था। अब उस कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया कहाँ, कलकत्ता की ओर। अब ये क्या लाइन ऑफ थॉट था कि जो भी लैंड है वो रूलर्स को बिलोंग करता है, ठीक है। ट्रायल और इनएक्यूरेसी फॉर द रेवेन्यू रिफॉर्म 1774, ठीक है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसी को कहा जाता है, लॉर्ड वेरेन हास्टिंग, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा। इसमें से मेन यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये ट्रांसफ़र ऑफ स्टेट ट्रेजरी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट रूल कौन किया था, ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डुअल गवर्नमेंट रूल ये वेरेन हास्टिंग किए थे। और ये क्या हुआ था कि ये पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, ये वेरेन हास्टिंग। और ये क्या हुआ था कि ये जब इनका कार्यकाल जब समाप्त हो गया था, तो फिर ये जब वापस से ब्रिटेन जाते हैं तो वहाँ पे इनके खिलाफ इम्पीचमेंट स्टार्ट हुआ था, ट्रायल हुआ था। तो ये इकलौता गवर्नर जनरल थे जिसके ऊपर इम्पीचमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके ऊपर इम्पीचमेंट स्टार्ट किया गया था। तो और यही थे वेरेन हास्टिंग। क्योंकि वेरेन हास्टिंग के इम्पीचमेंट ये क्यों किया गया था, क्योंकि ये वेरेन हास्टिंग जब मतलब कि वेरेन हास्टिंग उस गवर्नर जनरल में के लिए नेम की लिस्ट में शामिल होते हैं जो इंडिया के लिए अच्छा काम किए थे, न कि ब्रिटिश इंडिया के लिए अच्छा काम किए थे। और यहाँ पे ऐसा जो है रिफॉर्म सब लाया था। आगे हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें और भी इसके वेरेन हास्टिंग के बारे में पता चलेगा कि किस किस तरह का रिफॉर्म लाया था। यहाँ पे कोर्ट सिस्टम लाया था, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट इसी के समय हुआ था। और सब भी चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे कि जो है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म लाने के लिए, जैसे कि है कि यहाँ पे वेद का वेदांत का, फिर उसके अलग से ये इस्लामिक का स्टडी को भी सेपरेट किए थे, फिर उसका अलग करिकुलम को इस्टेब्लिश किए थे। तो ये सब फिर जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलेगा।
तो अभी ये देखते हैं कि ये है कि इम्पीचमेंट ट्रायल करने वाली ये पहला ये और इकलौता ही थे ये, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये अपॉइंट किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये डुअल गवर्नमेंट को ये इंडिकेट है, ठीक है। और इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो लेकिन 73 से ये स्टार्ट होता है, ये याद है आ रहा मुझे, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए यहाँ पे टाइम ये है कि इसमें ना टाइम नहीं दिया हुआ है एग्जैक्टली कि क्या है नहीं है, किसी में भी देखिए यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ। खैर इसको हम और देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉर्ड वेलेस्ली फिर क्या क्या किए थे, तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली के लिए एक फेमस चीज़ है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे ये सबसे पहले किसको अपने अधीन लाते हैं, हैदराबाद को लाते हैं, फिर मैसूर को लाते हैं, फिर तंजौर को लाते हैं, फिर अवध को लाते हैं, फिर पेशवा को लाते हैं, फिर भोसले को लाते हैं, लास्ट में सिंधिया को लाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, ये पूछता है कि किसको किसको लाएं और क्रोनोलॉजी पूछता है, तो इसको ऐसे याद करना है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स हम लोग पढ़े ही हैं, तो HMT का ये होता था। यहाँ पे इसको ऐसे याद करना है कि H फॉर हैदराबाद होगा, M फॉर होगा मैसूर होगा, और T फॉर तंजौर होगा। तो हम लोग HMT का वॉच भी देखते हैं कहीं कहीं, तो उस तरीके से याद करते हैं। HMT उस ट्रिक से याद कर लेंगे, H फॉर हैदराबाद, M फॉर मैसूर, T फॉर तंजौर। ये लॉर्ड वेलेस्ली जो है सब्सिडरी अलायंस लाए थे, उसमें ये इस क्रोनोलॉजी से ये अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। और सबसे लास्ट में होता है सिंधिया, ठीक है, लास्ट में सिंधिया होता है, ये इंपॉर्टेंट फिट है। और उसके बाद बीच में जैसे अवध आता है, पेशवा आता है, भोसले आता है, तो उतना ये पूछता नहीं है, लेकिन हाँ ये HMT याद रखना पड़ेगा और सिंधिया याद रखना पड़ेगा, ये लास्ट में होता है, ठीक है। अब आते हैं ये विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक क्या हुआ था, ये 1828 में ये फिर चार्ज लिए थे। ये उस गवर्नर में है जो कि इंडिया के लिए पॉजिटिव काम किए थे, जैसे विलियम बेंटिक हो गए, अब ये वेरन हास्टिंग हो गई, ये सब इंडिया के लिए पॉजिटिव काम किए थे इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो विलियम बेंटिक हो गया, तो 1828 हो गया। तो यहाँ पे हो जाता है कि ये क्या किए थे, ये हम लोग को जैसे ही पता है कि सती प्रथा को और फीमेल इन्फेंटिसाइड को ख़त्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे। इसके रिगार्डिंग एक्ट भी लाया गया था, ठीक है। और इसके बाद फिर है कि ठगी को भी इंड किए थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी को लेकर किए चले थे, ठीक है, कि हमको जो है इंडियन प्रिंसली स्टेट के साथ जो है ना उस पर ज़्यादा डोमिनेंसी नहीं दिखाना। जैसे इंडियन सब्सिडी अलायंस ये लॉर्ड वेलेस्ली किए थे, तो ये इसमें क्या था, एक तरह का डोमिनेंसी ही था ब्रिटिश का इंडियन प्रिंसली स्टेट के ऊपर। तो यहाँ पे एक्चुअली इंडियन सब्सिडी अलायंस में होता क्या था, इसमें होता था कि जो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, जैसे कि ये हैदराबाद है, हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट है, तो यहाँ के ये इसके कोर्ट में क्या होगा ना, एक ब्रिटिशर्स को रखा जाएगा, ठीक है, इसके कोर्ट में। और इसका सारा खर्च कौन बेयर करेगी, ये प्रिंसली स्टेट इसका सारा खर्च बेयर करेगी, रहना खाना पीना सब कुछ इसका बेयर करेगी। और ये क्या करेगी, ये देखेगी कि ये जो प्रिंसली स्टेट है ये किसी ऐसा चीज़ किसी दूसरे देश के या कोई दूसरे कंपनी के साथ जो है, जैसे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या किसी दूसरे कंपनी के साथ मिलकर तो ऐसा कुछ काम नहीं करिए। अब इसका फॉरेन पॉलिसी को एक्चुअली एक तरीके से चेक करती है, इसके कोर्ट में रहती है, देखती है कि ये कोई ऐसा कुछ फॉरेन पॉलिसी तो नहीं बना रही है, ऐसा कुछ रणनीति तो नहीं बना रही है ब्रिटिश के खिलाफ। और ये भी चेक करती है कि जैसे कि इसका ये ब्रिटिश इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर नहीं करता था, लेकिन इसके एक्सटर्नल मैटर फेयर पे पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था कि एक्सटर्नल मैटर हम देखेंगे। और ये क्या करती थी, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। ये ब्रिटिशर्स अपना आर्मी भी रखती थी इसी के प्रिंसली स्टेट में, और ये क्या करती थी, इस प्रिंसली स्टेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। और इसको वो अपना आर्मी रखने के लिए उतना नहीं रखती थी कि आपको अपना आर्मी उतना रखना है, और आपको ये जो भी मैटर होगा आर्मी के रिलेटेड वो हम देखेंगे। जैसे आज के समय में हम देखते हैं, जैसे यूएस है, यूएस क्या करती है कि जापान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसका पूरा आर्मी का हर चीज़ वो देखती है। और ये क्या जापान क्या करती है, जापान उसको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है प्रोवाइड करती है। तो सेम यही चीज़ काम करता था ब्रिटिशर्स। तो यही पॉलिसी को आज भी ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यही चीज़ है कि ब्रिटिशर्स को ये कुछ अमाउंट दे दिया जाता, प्रिंसली स्टेट्स को अमाउंट दे देती थी। तो और ये भी चेक करते थे कि ये जो इंडियन प्रिंसली स्टेट है दूसरे प्रिंसली स्टेट के साथ मिलकर कुछ साठगांठ बना करके ब्रिटिशर्स को के खिलाफ कोई एजेंडा तो नहीं बना रही, ये भी चेक करती थी। तो ये भी हो गया एक इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो ये सब्सिडी अलायंस इंपॉर्टेंट था। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली था, और ये आज भी सब्सिडी अलायंस इस तरीके का किसी न किसी फॉर्म में चल रही है। तो ये हो गया। अब ये विलियम बेंटिक ये यहाँ पे क्या करते हैं, विलियम बेंटिक क्या किए कि इस चीज़ में बोले कि नहीं, हम प्रिंसली स्टेट के साथ जो है न्यूट्रल की तरह बिहेव करेंगे।
उसमें उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना। तो ये हो गया पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। तो ये कभी कभी ना इंटरव्यू में भी सवाल पूछता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर थे जो कि इंडिया के लिए फेवरेबल थे। तो वो उसमें इंडिया विलियम बेंटिक का नाम आ जाता है, वेरन हास्टिंग का नाम आता है। तो इसके पॉलिसी को याद रखना पड़ता है कि कौन कौन ये कैसा कैसा पॉलिसी लाए थे, तो जिसमें कि जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहा था। तो अगर ऐसा कभी सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में कि या कहीं ऐसे रेंडमली अगर हम लोग बात भी कर रहे हैं कि क्या ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से इंडिया के लिए सही थे या पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया को लूट ही लिए, ख़राब ही किए, तो एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट या जो भी है, जब इंटेलिजेंट इंडिविजुअल यही सोचेगा कि कोई भी चीज़ पूरी तरीके से ना सही होता ना पूरी तरीके से गलत होता है। तो हम उसके पॉलिसी भी बात करेंगे। कुछ पॉलिसी थे जो कि सही में इंडिया के फेवरेबल थे और कुछ पॉलिसी जो इंडिया के फेवरेबल नहीं थे। तो उस पॉलिसी में ये सब का नाम लेना पड़ेगा हम लोग का, कि जैसे विलियम बेंटिक है, ये सती को के प्रैक्टिस को एंड करने के लिए एक्ट लाए थे और फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए काम किए थे, ठगी को रोकने के लिए काम किए थे, पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी लेके चले थे। तो ये सारा चीज़ हम लोग उस समय बोल सकते हैं। और हम लोग अगर कभी आंसर राइटिंग में अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछ दिया जाता है, कुछ गवर्नर जनरल के बारे में कुछ ऐसा इंक्लूसिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सा जो पॉलिसी है ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया के फेवरेबल था, तो उसमें ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो एज इट इज़ इसको याद रहना चाहिए। हालांकि ये डिटेल में तो मेंस के लिए काम है, प्रीलिम्स के लिए जस्ट खाली फैक्ट काम है कि विलियम बेंटिक कब चार्ज किए, कब कब ये सती एंड हुआ, इसके पीछे जैसे राजा राम मोहन राय थे, ये सब भी याद रखना। पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी कौन लेके चल रहे थे। तो 1834 में ये पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो अभी तक गवर्नर जनरल का ये पोस्ट था, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये, और अब आता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट। ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये विलियम बेंटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये कितना बार पूछा गया, तो ये फैक्ट को याद रखना पड़ेगा विलियम बेंटिक का, ठीक है। अब यहाँ पे है कि जो ठगी को रोकने के लिए ये जो विलियम बेंटिक लाए थे, पॉलिसी लाए थे, तो उसके लिए किसको अपॉइंट किए थे, कैप्टन स्लीमैन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछता है, कैप्टन स्लीमैन इसको रखा गया था, ठीक है। हम जिसको जिसको ये सर्किल करे तो वो हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैर विलियम बेंटिक का तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको रखना ही चाहिए। अब यहाँ पे है कि एनेक्सेशन टू द ब्रिटिश एम्पायर, ये मैसूर को फिर 1831 में अपने अंदर ले लिए थे। फिर 1834 में ये कुर्ग और कच्छ, ये कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, नॉर्थ साउथ कर्नाटका और नॉर्थ केरला, उस वाले पार्ट को ये एनेक्स कर लेते ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो ये खैर उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ये उतना प्रीलिम्स में नहीं पूछते। अब आते हैं ये रेगुलेट एंड क्या लिखा, फॉर्मेटाइज ट्रेड इन ओपियम एक्सपोर्ट ओनली फ्रॉम द बॉम्बे पोर्ट। अच्छा ये ओपियम को लेकर के हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ओपियम को लेकर के ट्रेड का बात करता है कि इसको किस तरह से ये किया गया था। 20 साल का ये एक्स्ट्रा इसको ये मिला था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था अथॉरिटी की ना कि वो ट्रेड कर सकता है। तो खैर इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कम बताया गया है। तो यहाँ पे बस है कि ना कि बॉम्बे ही से अब एक्सपोर्ट, बॉम्बे पोर्ट से ही अब इसको मिला कि अब जो ओपियम जो एक्सपोर्ट होगा सिर्फ वो बॉम्बे पोर्ट से एक्सपोर्ट होगा। तो ये हालांकि पूछा नहीं गया अभी तक, बस देख सकते हो ऊपर से, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं ये क्या हुआ कि कॉल्ड बैक इंग्लिश ऑफिसर फ्रॉम द हैदराबाद एट द बिहेस्ट ऑफ द निज़ाम नसीरुद्दौला। अच्छा, तो ये जो है इंग्लिश ऑफिसर को जो है ना, जो कि अभी पहले बोले थे ना कि प्रिंसली स्टेट में जो है अपना इंग्लिश ऑफिसर को रखा था, तो अब वो क्या करते हैं कि इंग्लिश ऑफिसर को अपने पास बुला लेते हैं, वापस प्रिंसली स्टेट से हटा लिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, ये नहीं पूछता है और ना ही पूछा है। मेन है ये वाला सब, जहाँ पे जो मैं सर्किल किया हूँ वही वे पूछा गया है और अब पूछता दिखता, ठीक है। याद करने के लिए सब चीज़ याद किया जा सकता है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से कि हम वो ही चीज़ ज़्यादा याद करना है, क्योंकि याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए कि जो लगता है कि न कि आ सकता है या आने का चांस या प्रीवियसली आया हुआ है, तो मैं इसीलिए उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो अब आता है कि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये है कि ये रूल ऑफ एक्सक्लूसिविटी ऑफ लॉ एप्लीकेबल। अच्छा, ये कॉर्नवालिस कोड इसका एक बड़ा फेमस था, जिसमें पुलिस कोड का आता है। ये सेपरेट बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस को सेपरेट कर दिए थे। और जो है
कमेंसमेंट ऑफ कॉन्वेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया को, इस दोनों को ये किया गया था। सिविल सर्विस ऑफ इंडिया को जो है एक फॉर्मली इसमें इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहा जाता है। तो ये जो है सिविल सर्विस जो है इंडिया में जो है इस्टेब्लिश करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा गया। हालांकि ये मेरे नोट्स में ना इससे बहुत और अच्छा, जैसे कॉर्नवालिस के बारे में एवरन हेस्टिंग में है, विलियम बेंटिक में है, और अच्छे डिटेल में और प्रिसाइज मैनर में और अच्छे तरीके से दिया गया था। इसमें उतने अच्छे तरीके से नहीं दिया। तो अभी जितना दिया है उसी में पढ़ते हैं कि अगर मैं फिर वो बताने लगूंगा तो फिर वीडियो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं वापस से अपने नोट्स को कराऊंगा ही। तो ये हो गया। तो फादर ऑफ सिविल सर्वेंट है। डेथ इनका हुआ था 1805 में, ये हो गया था। फिर ये गाजीपुर में इनका अभी भी ग्रेवयार्ड में अभी इनका ही है ये। तो ये हो गया कॉर्नवालिस के बारे में। जो इस दृष्टि वाले में जितना दिया है उसके हिसाब से ही हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जो है ना ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो से मैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में और फिर आगे पढ़ूँगा। कोशिश रहेगी कि अभी आज बहुत सारा वीडियो में डालूँ, क्योंकि कल मैं ये वीडियो डाल नहीं पाया था। आज मैं कोशिश करूँगा कि लगभग लमसम आज ये ख़त्म हो जाए, कम से कम एटलीस्ट ये दृष्टि का जो हिस्ट्री है, क्योंकि नेक्स्ट फिर ये मुझे नोट्स भी स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इस समय